नमस्कार सर, सत्येंद्र जी, नमस्ते सर। हाँ नमस्कार, कैसे हो? कैसे हैं? सर बस आपका अच्छा शैल बी, आपका आशीर्वाद है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। शुरू करें क्या? अनिल बैजल जी और आपकी पूरी टीम और साथ में हमारे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी, आपके सभी स्वास्थ्य के क्षेत्र के अधिकारीगण, हमारे दिल्ली के सभी अस्पतालों के डायरेक्टर्स और मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स, और यहाँ मेरे साथ मिनिस्ट्री के वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर हैं। डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज यहाँ पर है मेरे साथ। मिनिस्ट्री में हमारी जॉइंट सेक्रेटरी हैं, कुछ हमारे प्रतिष्ठित आरएमएल हॉस्पिटल की मेडिकल सुपरिटेंडेंट यहाँ हैं, और वंदना गुरानी जी हैं जो एडिशनल हमारी हेल्थ सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी। आप सबका मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि बहुत शॉर्ट नोटिस पे सब लोग आए हैं, और मैं ये भी जानता हूं कि सब लोग बहुत इस समय काम के प्रेशर में हैं। कोविड-19 के इलाज, उनके मरीज़ों के देखभाल के संदर्भ में बहुत सारा प्रेशर सबके ऊपर है। कोविड के बारे में हम लोग पिछले 3 महीने से लगातार एक दूसरे के संपर्क में हैं। जहाँ जहाँ कोविड के मरीज़ों का इलाज हो रहा है, उनमें से काफ़ी सारे अस्पतालों में स्वयं भी मैंने जाकर जो व्यवस्थाएं हैं उनको देखा है। अभी कुछ स्थान जहाँ मैं नहीं जा पाया हूँ वहाँ पर भी जाने का प्रयास करूँगा। लेकिन आज मैंने जो सभी मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स को रिक्वेस्ट किया कि एक बार हम चाहे 15 मिनट के लिए एक दूसरे के साथ बातचीत कर लें, और इस बातचीत में हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी और हमारे स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली के वो भी उपलब्ध रहें। उसके बड़े स्पेसिफिक उद्देश्य हैं। हम सब, मैं जानता हूं कि यहाँ मैंने देखा अभी सामने हमारे म्यूनिसिपल कमिश्नर्स भी यहाँ पर आए हैं। ये लगभग सारे दिल्ली के अंदर जो हमारी हेल्थ सर्विसेज को जिम्मेदारी के नाते जो देखते हैं वो सब लोग हैं। अधिकारी भी हैं यहाँ पर और मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स भी हैं। कोविड के संदर्भ में सारे देश का, सारी दुनिया का पूरा ध्यान है, और कोविड-19 के मरीज़ों के उपचार के बारे में, उनकी टेस्टिंग के बारे में, उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के बारे में, उनके सर्वेलेंस के बारे में, उनको उनकी तकलीफ़ के अनुरूप अस्पताल में रखना, क्वारंटाइन फैसिलिटी में रखना, आईसीयू में रखना, ऑक्सीजन के ऊपर रखना या वेंटिलेटर की सहायता से उनकी चिंता करना, ये सारी चिंताएं हम लोग अपने अपने तरीके से, बेस्ट पॉसिबल तरीके से करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आज मैंने आप सबको 2 विशेष कारणों से बुलाया है। यद्यपि भारत सरकार ने लगातार सारे देश के अंदर जो कोविड-19 के समय में भी नॉन कोविड मरीज़ों की किस प्रकार से देखभाल करनी है, इसके बारे में स्पष्ट डायरेक्शंस और गाइडलाइंस दी हैं। जितनी बार भी मैंने स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात की है, पिछली बार भी अभी 1 सप्ताह के अंदर अंदर जब बात की थी, तब भी इस बात को बहुत स्ट्रांगली हाईलाइट किया था और उनको रिमाइंड किया था कि कोविड का ध्यान करते करते कहीं जाने अनजाने में नॉन कोविड के मरीज़, उसमें भी विशेष रूप से क्रॉनिक इलनेसेस जिनको हैं, जिनके क्रॉनिक डिजीज़ के कारण रेगुलर ट्रीटमेंट चल रहे हैं, जिनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत है, जैसे थैलेसीमिक्स और सिकल सेल एनीमिया और इस प्रकार के जो पेशेंट्स होते हैं,
प्रेगनेंसी, डिलीवरीज, चाइल्ड केयर, डायलिसिस पेशेंट्स, कैंसर पेशेंट्स जिनकी कंटिन्यूसली बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, इन सब प्रकार के मरीज़ों का कहीं पर भी हमको इलाज सफ़र नहीं होने देना है। एमरजेंसी ट्रीटमेंट किसी भी मरीज़ को हमने डिनाई नहीं करना है, उसको पूरा उतना ही ध्यान देना है जितना हम पहले देते थे। ओपीडीज़ के बारे में भी केवल इतना ज़रूर कहा गया कि ओपीडीज़ को आप थोड़ा बहुत रीऑर्गेनाइज करना चाहें वहाँ की व्यवस्थाओं को, तो वो ज़रूर आप कर सकते हैं। लेकिन आज की परिस्थिति में जब लॉकडाउन्स हैं तो ओपीडी के अंदर जो मरीज़ चलकर आएगा, आज भी किसी भी प्रकार की व्यवस्था करके, चाहे वो पास लेके आएगा या दूसरे तरीके से, तो वो समझ लीजिए कि उसकी बहुत ज़्यादा मजबूरी होगी। उसको ना आना पड़े, इसको भी फैसिलिटेट करने के लिए हम लोगों ने जो डिजिटल मेडिसिन है, डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन है, टेलीफोनिक कंसल्टेशन है, टेली मेडिसिन की गाइडलाइंस हैं, उसको भी लीगल तौर पर जो है उन सब चीज़ों को नोटिफाई किया है। कोई भी मरीज़ अपने डॉक्टर से सलाह करे और उसके बाद अपने डॉक्टर से डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन लेकर कोई भी केमिस्ट जो है अपनी फार्मेसी से उसके घर पर दवाई डिलीवर कर सकता है। इसकी भी कानूनी तौर पर व्यवस्था की गई है। लेकिन ये सारी व्यवस्थाएं करने के बावजूद भी मैं समझता हूँ कि सत्येंद्र जैन जी का भी यही अनुभव होगा, एलजी साहब का भी यही अनुभव होगा कि अभी बहुत सारी मरीज़ों की बहुत तकलीफ़ के साथ उनके वीडियोस, उनके ट्विटर पर मैसेजेस और उनके डायरेक्ट टेलीफोन कॉल्स, मैं तो पिछले 26 साल से पब्लिक लाइफ में हूँ और मैं डायरेक्ट टेलीफोन कॉल्स 24 घंटा अपने लेता हूँ। रात के 12-12 बजे भी रोता हुआ मरीज़ जो है जब टेलीफोन करता है तो बहुत तकलीफ़ होती है। आज की विषम परिस्थितियों में अगर कोई मरीज़ अस्पताल की इमरजेंसी तक पहुंचा है तो वो कितनी कठिनाई के बाद पहुंचा होगा और उसको कितनी ज़्यादा तकलीफ़ होगी, इसकी हम सब हेल्थ सिस्टम के साथ जुड़े हुए लोग हैं, हम इसकी कल्पना कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि आज भी वो शिकायतें हमारे सामने आ रही हैं अच्छी खासी मात्रा में कि एक अस्पताल की इमरजेंसी में मरीज़ जाता है, उसको दूसरे अस्पताल के अंदर खदेड़ा जाता है, उसको कहा जाता है वहाँ जाइए, दूसरे वाला कहता है तीसरी जगह जाइए, और ये सारा जो सर्कल है इसमें वो घूमता रहता है, रोता रहता है, परेशान रहता है, और उसके बाद उसको और कुछ नहीं समझ में आता तो फिर वो सोशल मीडिया की हेल्प लेता है, ट्विटर पे अपनी कहानी लिखता है, अखबार वालों के पास अपनी तकलीफ़ देता है, अस्पतालों की इमरजेंसीज़ के बाहर लोग असहाय परिस्थितियों में जगह जगह बैठते हैं। मैंने कुछ ऐसे जो मरीज़ हैं उनके कुछ ट्विटर पे उन्होंने क्या लिखा, उनके रोते हुए जो चित्र हैं उनको भी मैंने अभी एक प्रेजेंटेशन के अंदर शुरुआत में अभी आपके सामने, सिर्फ ये शिकायत नहीं है लेकिन ये शिकायत है बहुत बड़ी, और इसलिए जो सरकार ने बार बार गाइडलाइंस आपको दी हैं, हमको लगता है या तो वो गाइडलाइंस को आप लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, या आप सोचते हैं कि ये अगर हम इसको मरीज़ को जो है एक जगह से दूसरी जगह भगा देंगे तो हमें किसी को पता नहीं लगेगा। जो कुछ भी होता है आज इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन के सिस्टम से स्ट्रॉन्ग है, गरीब से गरीब मरीज़ को भी, व्यक्ति को भी पता है कि उसको उसकी शिकायत किस तरीके से कहाँ पर दर्ज करनी है, और वो सारी अपनी शिकायतें जो है वो अच्छी तरीके से दर्ज करता है। मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री भी जो ट्विटर के माध्यम से, दूसरे माध्यमों से जो शिकायतें आती हैं वो उनके संज्ञान में आती होंगी। एलजी साहब को भी उनके सिस्टम से जो है बहुत सारी जानकारियां मिलती होंगी।
आज की मीटिंग में अभी हमने इसी प्रकार से अभी कुछ दिन पहले रेड क्रॉस के लोगों से और ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेंटर्स के लोगों के साथ भी मीटिंग की थी, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में थैलेसीमिक मरीज़ मुझे बहुत कष्ट के अंदर जो है मिले। उन्होंने मैसेजेस लिखे, उन्होंने ट्विटर पे लिखा कि उनको ब्लड नहीं मिल पा रहा है। तो फिर हमने रेड क्रॉस को भी बोला है, जो यहाँ पर आपके दिल्ली के अंदर जो रीजनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेंटर्स जिन अस्पतालों के अंदर हैं, और उसमें ये तय किया कि कम से कम जो हमारे रेगुलर रजिस्टर्ड वॉलंटरी ब्लड डोनर्स हैं, और वो उनको अपील भी किया गया है, उनको आप लोग भी प्रोएक्टिवली जो है अपील करें, इनवाइट करें, उनको घर से ले आके और ब्लड बैंक में डोनेशन कराना, या फिर अपने अपने सिस्टम की मोबाइल यूनिट्स को किसी के भी टेलीफोन करने पर उनके पास ले जाकर, उनके घर के पास ही ले जाकर उनका ब्लड डोनेशन ले लेना, इसको फैसिलिटेट करना, ये हम लोगों को इस समय बहुत ज़रूरी है। रेड क्रॉस ने भी हमारे को इसके बारे में एश्योर किया कि वो इस काम को प्रोएक्टिवली करेंगे। और मैं सोचता हूँ कि जहाँ जहाँ हमारे आज जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स जिनके यहाँ पर रीजनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेंटर्स हैं, जो बहुत साल पहले खोले गए थे और अभी तो बहुत नेटवर्क वो सारी चीज़ों के देश में और राजधानी में बढ़ गए हैं, उन सबको इस विषय को प्रोएक्टिवली लेना है। डायलिसिस के पेशेंट्स हैं, वो उनके लिए तो डायलिसिस जो है हफ्ते में 2 दफ़ा होना जो है वो लॉकडाउन से ना रुक सकता है। वो उनके लिए तो अगर 1 डायलिसिस या 2 डायलिसिस नहीं होंगे, उसकी सुविधा से उनको वंचित रखा जाएगा, तो वो निश्चित रूप से सफ़र करेंगे, उनके प्राणों को खतरा हो जाएगा। जिसकी डिलीवरी होनी है, जिस बच्चे की देखभाल होना ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। वैक्सीनेशन जिसका होना है, इसलिए मैं आज सभी मेडिकल सुपरिटेंडेंट से, आप सब से हाथ जोड़कर ये विनती करना चाहता हूँ कि कोविड का इलाज करते करते, कोविड के मरीज़ों को ठीक करते करते, जाने अनजाने के अंदर हम हमारे नॉन कोविड पेशेंट्स को किसी भी प्रकार से कोई नुकसान ना पहुँचा दें। उनके ट्रीटमेंट के अंदर हमारी कैजुअल या लापरवाही से किसी प्रकार से उनके प्राणों को खतरा ना बने। और ऐसे बहुत पर्याप्त मात्रा के अंदर मरीज़ इस समय परेशान हैं। ये खाली अभी भले ही दिल्ली के मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स के साथ मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन ये सारे देश के अंदर इस प्रकार की बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं। मैं चाहता हूँ कि अभी हम लोगों ने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन भी बनाया है, और जिसकी शुरुआत में सिर्फ कुछ ऐसे ट्विटर के मैसेजेस से, उसको सिर्फ किसका मैसेज है, उसने किसको टैग किया है, मुझे टैग किया, या सत्येंद्र जैन जी को टैग किया, या अरविंद केजरीवाल जी को टैग किया, या एलजी साहब को टैग किया, या किसको टैग किया, इस बात पे मत जाइएगा। ये सारे मैसेजेस मैं सिर्फ आपको इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि ये एक सिंबॉलिक आपको अंदाज़ा होगा। जो लोग ट्विटर को वॉच नहीं करते हैं, उनको ऐसे मरीज़ों की तकलीफ़ें किस स्तर की हैं, या जो खबर अखबार में नहीं छपती है तो कभी कभी हमको तब तक पता नहीं लगती है, लेकिन जो भी लोग सिस्टम को माइन्यूटली वॉच करते हैं, उनको सब जगह की, सब प्रकार की एक्टिविटीज़ का पूरा संज्ञान हो जाता है। इसलिए जिस मुस्तैदी से हम कोविड के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से सारे देश की सरकारें, सभी हमारे स्वास्थ्य मंत्री, सभी हमारे सहयोगी इस लड़ाई में पूरा ध्यान देकर, पूरी मेहनत से, पूरी गंभीरता से अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उस ध्यान को आप दूसरे मरीज़ों के ऊपर भी बराबर लगाने की चेष्टा करें, और उसमें किसी भी प्रकार की कमी ना रखें, कोई ब्लड के कारण जो है वंचित ना रहे। यही मेरी आपसे आज की इस मीटिंग का बहुत ही लिमिटेड एजेंडा है। अभी मैं कुछ शुरू की जो ट्वीट्स है वो आपको दिखाना चाहूँगा, और उसके बाद मैं डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज से अनुरोध करूँगा कि एक बहुत जल्दी से एक वो आपके सामने रन डाउन करेंगे, एक प्रेजेंटेशन जो आपको सिर्फ स्मरण कराने के लिए है कि अभी हमारा जो इस समय पे भी हमारी क्या जिम्मेदारी है। कैन वी सी द फर्स्ट फ्यू स्लाइड्स?
ये वीडियो मैंने रात को 12 बजे देखा ट्विटर के ऊपर, और डायलिसिस नहीं करवा पा रही हूँ अपने देश में। जब मैं एक लाइव एग्जाम्पल हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, और मैं इतनी ज्यादा परेशान हूँ। कल शाम से 10 से 12 घंटे से मैं बार की हालत है, फोन पे से और हॉस्पिटल से और मैं सिंपल सी डायलिसिस नहीं करवा पा रही हूँ अपने देश में। देख लीजिए ये हाल है यहाँ की सरकार का, यहाँ के मेडिकल का। बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि ये बात जल्दी से जल्दी केजरीवाल तक पहुंचाइए और उनको दिखाइए कि देखिए उनके क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं। एक मेडिकल प्रेसिडेंट के नाम इंसान मर रहा है, किसी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कैसे। मैं अपनी औरतों के सामने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा रही हूँ, भाई प्लीज देखिए ये रात में मतलब 3 अस्पतालों से एक जगह से दूसरी जगह किया गया, भेजा गया, और रात को 12 बजे हम लोगों ने इनसे बात किया, फिर सुबह बात किया। एक अस्पताल ने इनको ऑलरेडी डिस्चार्ज कर दिया था, और उसके बाद फिर हम लोगों ने इनको बहुत प्रयास करके घर से बुला के इनका डायलिसिस करवाया। ये कौन से अस्पताल है, किस अस्पताल पे मत जाइएगा, ये कोई किसी भी तरह से, ये हम सब लोग मिलके सब चीज़ें देख रहे हैं। वो किसका नाम ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इन बातों पे भी मत जाइएगा। इसलिए प्लीज़ डोंट लुक एट इट, जस्ट लुक एट इट ओनली फ्रॉम द पेशेंट्स पर्सपेक्टिव। ये सिर्फ आपको सिंबॉलिक कुछ चीज़ें दिखाने के लिए हमने जो है रखा है। थोड़ा ये लाइट वो होगा एनलार्ज, ये आई थिंक एक एक करके रन कर दीजिए। ये शायद आज सवेरे किसी अखबार में आया। उसके बाद मैंने डायरेक्टर एम्स को फ़ोन करके कहा कि इनको तुरंत जो है इसको देखा जाए। उन्होंने मुझे डिटेल में रिपोर्ट भेजा इनका जो भी कीमोथेरेपी वगैरह हो रही है। बट एनीवे, dialysis patient denied treatment in Delhi dies. The point that I wanted to make कि dialysis cannot wait for the lockdown, it can't wait for your other measures. चलिए next. Heart attack patient denied treatment in Delhi. Outside many government hospitals in India's capital, poor cancer patients, children with thalassemia, a baby with enlarged heart turned away as hospitals become COVID only. ऐसा कहीं पर भी ये नहीं है कि ये कोविड के लिए डेडिकेटेड अस्पताल हमने बनाए हैं गिने चुने। उसके अलावा सब अस्पतालों के अंदर नॉन कोविड पेशेंट का ट्रीटमेंट बंद करने के लिए, और आज जो भी आ रहा है अस्पताल में वो वास्तव में मजबूर पेशेंट आ रहा है, वो रूटीन पेशेंट नहीं आ रहा है। बना हुआ था अर्बन अस्पताल वालों ने वेंटिलेटर से इनको हटा के सफदरजंग भेज दिया, और सफदरजंग वालों ने इनको लिया नहीं, कोई हॉस्पिटल वाला ने ले लिया। और ये केजरीवाल जी कह रहे हैं सारी सहूलतें, यहाँ कोई सहूलत नहीं है। देखिए इनके कमेंट्स पे मत जाइए। फिर मेरा कहना है कि ये सिर्फ एक जो प्रॉब्लम है उसका सिंबॉलिक है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद आइदर द चीफ मिनिस्टर और डॉक्टर हर्षवर्धन और सत्येंद्र जैन और दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। के लिए मैंने ये विषय आपके सामने रखा है कि कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं है इस पूरे कोविड के अंदर, सारे देश के अंदर, कि हमें नॉन कोविड पेशेंट को जो ज़रूरतमंद है, एमरजेंसी सिचुएशंस में है, जिनका इलाज वो ना किसी लॉकडाउन का वेट कर सकता, ना कोविड के ख़त्म होने का वेट कर सकता, वी कैन नॉट अफोर्ड टू एंड वी हैव नो बिजनेस और नो राइट टू डिनाई ट्रीटमेंट टू सच पेशेंट्स। इसलिए इस विषय को सब लोग, जितने मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स आज आए हैं, मुझे बताया गया कि अभी काफ़ी सारे हैं, मे बी इफ़ वी हैव टाइम वी कैन लेटर ऑन जस्ट फाइंड आउट हु इज़ देयर एंड हु इज़ नॉट देयर। तो ये विषय आपको ध्यान दिलाने के लिए हमने कुछ ये सिंबॉलिक चीज़ें दिखाई हैं। अब मैं डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज से कहता हूँ कि एक बार ज़रा हमको सारा विषय रिमाइंड करा दें, एंड देन आई थिंक आई विल लाइक टू हैव द comments from Satyendra Jain ji and also from our Lieutenant Governor Delhi, and maybe if some medical superintendent wants to say something.
धन्यवाद के लिए एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है ये, बिकॉज हमने ये मिनिस्ट्री की साइट पे ऑलरेडी डाला हुआ है कि एसेंशियल सर्विसेज शुड कैरी ऑन। एंड जो इनिशियल जब ये महामारी आई थी तो हमारा मेन मकसद था कि एक सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ी मरीजों की ओपीडी में करके बाकी सब एसेंशियल सर्विसेज जारी रहेंगी। और हम सब जानते ही हैं कि कार्डियक, न्यूरो, मेडिकल एंड सर्जिकल इमरजेंसीज, ट्रॉमा, बर्न्स, इसी के मरीज़ हमारे पास आ रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से जो नॉर्मल पेशेंट हैं, जो रूटीन क्रोनिक डिजीज़ के ज़्यादातर आ भी नहीं रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये बैकग्राउंड इस डॉक्यूमेंट का यही है कि पीपल आर फीलिंग दैट द एसेंशियल हेल्थ सर्विसेज आर बीइंग निग्लेक्टेड ड्यू टू कोविड-19। तो ये सारा हमारा ध्यान इसमें रहना चाहिए कि अगर हमारे पास कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल हैं तो जो नॉन कोविड पेशेंट्स के जो बाकी हॉस्पिटल है वो नॉन कोविड डेडिकेटेड हो गए एक तरह से। सो नेक्स्ट प्लीज। सो जैसे कि मंत्री जी ने पहले ही सारे जो वेरियस कंडीशंस का जिक्र कर चुके हैं, तो मैं जस्ट वांटेड टू से कि जो वल्नरेबल पॉपुलेशंस हैं वही आ रहे हैं इस टाइम, क्योंकि जैसे यंग इन्फेंट्स हैं, ओल्डर पेशेंट्स हैं या कैंसर के मरीज़ हैं, तो मेनली हमें अपनी जो फैसिलिटीज़ को मैप करके रखना है जिससे कि जो कोविड फैसिलिटीज़ है उनके साथ ही मरीज़ मिक्स ना हो। नेक्स्ट प्लीज। सो ये थोड़ा छोटा सा वर्क फ्लो हमने बनाया है कि ऑल दोज हु आर सीकिंग मेडिकल केयर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3, दोज विद रेगुलर केयर सर्विसेज, दोज विद न्यू मेडिकल नीड्स एंड हु आर एंश्योर वेयर टू सीक हेल्प, एंड दोज आर सस्पेक्टेड कोविड। तो इसके लिए एक तो हेल्पलाइन सारे हॉस्पिटल्स में है, बल्कि सारी पूरी कंट्री में हेल्पलाइंस दी गई हैं, तो उसकी असेसमेंट हेल्पलाइन से भी हो सकती है। उनको हम एनकरेज कर सकते हैं कि वो हेल्पलाइन पे फ़ोन करके ही आएँ। और उसके बाद अगर कोविड-19 सस्पेक्ट हैं तो ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में हमने कहा है कि उनकी ट्राइजिंग करें। एक हॉस्पिटल की एंट्री के पास ही हमने सारे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में एटलीस्ट है कि वो उनको वहाँ पे एक टीम बैठती है जो कि उनकी हिस्ट्री लेती हैं, और अगर उसमें से कोविड-19 सस्पेक्ट्स होते हैं उनको अलग किया जाता है और बाकी सब उनको नॉर्मल नॉन कोविड फैसिलिटी में दिया जाता है। नेक्स्ट। तो इसमें एक तो सबसे निवेदन है कि एक जो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है हमारे हॉस्पिटल्स का वो मेंटेन रखा जाए। जैसे कि अभी हमने कुछ ट्वीट्स देख के, तो इस तक की नौबत नहीं आनी चाहिए, तो ये हमें जरा प्रोएक्टिवली करना पड़ेगा। और बाकी जैसे रूटीन हम डिजीज सर्वेलेंस और रिपोर्टिंग जो है उसकी अनइंटरप्टेड हमें करना चाहिए। नेक्स्ट। सो इसको प्रॉपरली मैनेज करने के लिए जो हमारी मैन पावर है उसको भी हमने उस 3 ब्रॉड जोन्स के लिए हमने जैसे करा है कि some can be assigned to non-COVID areas, some can be assigned to the COVID areas, looking after patients with mild to moderate disease, and the critical areas like the ICU. So this is the main outline of the how to deploy the manpower. और नेक्स्ट उसके लिए हमने ये भी सजेस्ट किया है कि आप जितने भी हमारे रेजिडेंट्स हैं उनको 6 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जो कोर डिपार्टमेंट्स हैं जो रूटीनली इमरजेंसी देखते आए हैं, जैसे कि एनेस्थीसिया है या मेडिसिन डिपार्टमेंट, सर्जरी डिपार्टमेंट के जो जिससे आईसीयू रन करते हैं, जो एनेस्थीसिया मेनली, उनको कोर डिपार्टमेंट्स हैं। बी जो है वो क्लिनिकल स्पेशलिटीज़ लाइक न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, ये जो कि आईसीयू और एचडीयू की प्रणाली से के बारे में नॉलेज रखते हैं। और सी जो अदर स्पेशलिटीज़ हैं विच आर क्लिनिकल स्पेशलिटीज़ बट दे डू नॉट रन ICU and HDU like orthopedics, say dermatology, all other clinical specialties like ophthalmology, जिसके अंदर की कोई क्रिटिकली इल पेशेंट्स नहीं आते हैं। और ई में जो है जो हमारे प्री एंड पैरा स्पेशलिटीज़ हैं जैसे कि एनाटमी, फिजियोलॉजी, फोरेंसिक मेडिसिन, एंड एफ में इंटर्न्स आते हैं। तो इनको नेक्स्ट वी कैन डिवाइड दी कैटेगराइज दिस मैन पावर इनटू 3 कैटेगरीज। और जो इसमें जो एफ कैटेगरी और ई कैटेगरी है वो इनको हम एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क या कोऑर्डिनेशन वर्क दे सकते हैं, और बाकी कुछ उनको बाकी जो सी और डी है उनको हम स्क्रीनिंग एरियाज में दे सकते हैं। और उसमें एक टीम लीडर हम मेडिसिन या एनेस्थीसिया का भी दे सकते हैं, जो कि कोई क्रिटिकल पेशेंट आ जाए तो उसको वहाँ पे संभाल ले। और इसी क्रम में हम लेवल ए, बी और सी
में डिवाइड कर सकते हैं। ये सब हमारी साइट पे दिया हुआ है कि क्रिटिकली या जो सी कैटेगरी है उसके लिए हमें बहुत ध्यान रखना है, जो कि नॉन कोविड पेशेंट भी हो सकते हैं, और उनको सबसे पहले हमें अटेंशन देनी है और उनको किसी भी तरह की प्रॉब्लम में नहीं डालना है। और जो लेवल ए है वो थोड़ा सा उसको थोड़ा हम स्टैगर भी कर सकते हैं, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग करी जा सके। और इमरजेंसी टीम्स जो हैं हमारी, जैसे कि सिजेरियन सेक्शन करना है, कोई डिलीवरी का केस है या कोई स्ट्रोक का केस है या हार्ट का है, तो ये प्रोएक्टिवली हम हमारे हॉस्पिटलों में लगी रहनी चाहिए। जैसे डायलिसिस का सर ने मेंशन किया, डायलिसिस शुड कंटिन्यू, ब्लड बैंक वर्क शुड कंटिन्यू, और इसके साथ ये बहुत ज़रूरी है कि जो आईपीसी एक्टिविटीज़ हैं, जो इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल है, इसको पूरा इस टाइम टॉप लेवल पे होना चाहिए, जिससे कि हमारे जो हेल्थ पर्सनल हैं उनके भी किसी तरह के इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं रहें। और जो आईपीसी कमिटीज़ हैं उनकी ये बहुत इस टाइम बड़ी जिम्मेवारी है कि वो जो फैसिलिटीज़ बाई चांस कोई इन्फेक्टेड पेशेंट आ जाता है तो हॉस्पिटल को बंद करने की बजाय उसको जल्द से जल्द इमरजेंसी लेवल पे उसको डिसइंफेक्ट करा जाए, कुछ लोगों को क्वारंटाइन भेजें, उसकी भी हमारी सब गाइडलाइंस हैं। ऐसे ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स शुड गो ऑन, वी शुड स्टिल वी कैन गो ऑन हैविंग द ब्लड डोनेशन कैंप्स। जो हमारी रजिस्ट्री है पेशेंट्स की, उनकी मदद ली जा सकती है। यहाँ तक कि रेड क्रॉस ने अपनी वैंस देने को भी क्या कि उन पेशेंट्स के घर पे जाके उनको लाया जा सकता है ब्लड बैंक में, और इसका भी पूरा ध्यान रखने की कोशिश की सारे एमएसएस की करें। नेक्स्ट, तो ये सब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में है, ये सब कोई नई चीज़ नहीं है, वी आर ऑल इनटू इट एंड वी शुड मेंटेन दी फैसिलिटी फॉर द थैलेसीमिया पेशेंट्स एंड अदर ब्लड डिसऑर्डर्स पेशेंट्स। नेक्स्ट, थैंक यू सो मच। कि सत्येंद्र जी से और एलजी साहब से रिक्वेस्ट करूं, मेरा सिर्फ एक बार दिल्ली की हेल्थ सेक्रेटरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि भाई एक बार आप ज़रा अपने सभी अस्पतालों को राइटिंग में भी ये इंस्ट्रक्शंस रिवाइज़ कराइए। एलजी साहब भी जो है इसमें, और ख़ासकर जो दिल्ली में हमारे अभी म्यूनिसिपल कमिश्नर्स यहाँ पर हैं अभी, वो लोग भी जो कॉरपोरेशन के अस्पताल हैं वहाँ भी ये सुनिश्चित करें कि कहीं पे भी कोई जा रहा है उसको जो है ट्रीटमेंट डिनाई ना किया जाए। इंस्ट्रक्शंस को व्यक्तिगत तौर पर मॉनिटर करें। जो कंप्लेंट्स कहीं पर भी अपीयर होती हैं किसी भी तरीके की, आई थिंक उनको एकदम तुरंत एक्शन भी होना चाहिए। और अगर अभी किसी भी अस्पताल से किसी भी प्रकार की इस तरीके की कंप्लेंट्स आएंगी कि पेशेंट्स हैव बीन डिनाइड ट्रीटमेंट और पेशेंट्स हैव बीन रिफ्यूज ट्रीटमेंट, दे हैव बीन आस्क्ड टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, तो आई थिंक दे विल बी टेकन वेरी सीरियसली बाय द DGHS एंड ऑल। सो इसलिए अब इसमें अभी जो हो गया अभी तक के 3-4 हफ्ते में, लेकिन आगे वी डोंट वांट इवन वन सिंगल कंप्लेंट टू बी जनरेटेड इन दिल्ली ऑन अकाउंट ऑफ पेशेंट नेग्लिजेंस। तो अभी दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री कुछ कहें, उसके बाद एलजी साहब हमारे आज के मीटिंग के संदर्भ में कुछ कमेंट करेंगे। और मैं बिल्कुल उससे एग्री करता हूँ कि दिल्ली के अंदर या पूरे देश में हमारे को कुछ कोविड हॉस्पिटल बनाने चाहिए, बाकी जो बच गए वो सारे नॉन कोविड स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल बनाए जाने चाहिए। पहले हमने दिल्ली के अंदर कई हॉस्पिटल्स में इंतजाम किया था, हमने दिल्ली में 2 हॉस्पिटल्स को स्पेसिफिकली LNJP और राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी 2 को हमने कोविड के लिए डेडिकेट कर दिया है। बाकी जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वो सारे इलाज करेंगे, इसके हम इंश्योर करेंगे कि 100% इलाज करें, किसी को भी वो ना रोके, किसी को भी मना ना करें। जैसे आपने अभी बताया, जैसे प्रेगनेंसी वाली बात है और डायलिसिस वाली समस्या जरूर आ रही है जो आपने बताई है, और डायलिसिस की समस्या उनकी ज़्यादा आ रही है जो कोविड पॉजिटिव है। तो उसके लिए हम LNJP में इंतजाम करा रहे हैं कि कोविड पॉजिटिव पेशेंट जो भी होंगे उनका हम LNJP में डायलिसिस कराएं, और ये फैसिलिटी आज शाम तक हम स्टार्ट कर देंगे 100%। ये जो आपने कही है कि बिल्कुल किसी भी पेशेंट को जो इमरजेंसी में है उसको डिनाई नहीं करना चाहिए। एक बड़ा एक ट्रेजिक इंसिडेंस जो आपने भी दिखाया अभी कि GP पंत हॉस्पिटल में एक पेशेंट गया था हार्ट अटैक का, जो आपने जिक्र किया अभी, तो उसको वहाँ से डिनाई किया गया क्योंकि उस टाइम पर हमने GP पंत को भी कोविड स्पेशल हॉस्पिटल बना दिया था। बाद में अगले दिन हमने उसको चेंज करके कोविड हॉस्पिटल ना करके उसको सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बाकी बीमारियों के लिए डेजिग्नेट कर दिया है। तो अब वहाँ पर सभी बीमारियों का जो इलाज होता है पहले से होता है, वही उसी तरह से इलाज दोबारा से हो रहा है, उसको कोई हमने सर्विसेज को नहीं रोका है। सर मेरी एक रिक्वेस्ट आपसे भी थी, केंद्र सरकार के कई बड़े अस्पताल हैं जैसे एम्स है, सफदरजंग है, RML है, उनमें पार्शियली
कुछ कुछ बेड कोविड के लिए और कुछ बेड नॉन कोविड के लिए। तो वहाँ पर जब पेशेंट जाता है तो बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। कई डिपार्टमेंट कहते हैं हम आपको नहीं देखेंगे। मेरा एक रिक्वेस्ट है कि एक हॉस्पिटल को आप पूरा ही कोविड कर दीजिएगा और बाकी 2 को नॉन कोविड कर दीजिएगा। तो उससे लोगों को बिल्कुल क्लियर रहेगा कि सफदरजंग जाना है कोविड के लिए, बाकी अस्पताल खुले हुए हैं बाकी सब काम करने के लिए। तो एक ये आप सोच लीजिएगा, अगर सफदरजंग हॉस्पिटल को पूरा कोविड डिक्लेयर कर देंगे तो बाकी हॉस्पिटल आपकी 24 घंटे और पूरी सर्विसेज दे पाएंगे, उसमें कोई इशू नहीं रहेगा। मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, दिल्ली सरकार के 587 जिसमें से 337 मोहल्ला क्लिनिक और 250 डिस्पेंसरीज रेगुलरली खुल रही हैं और वो ओपीडी सर्विसेज दे रही हैं, डिस्पाइट ऑफ कि हमारे काफ़ी ट्रैवल की जो आपको पता ही है दिक्कत आ रही है। 587 हमारे जो डिस्पेंसरीज और मोहल्ला क्लिनिक आज भी लोगों को सर्विस दे रही हैं, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आ रही है। आपने जो अभी सजेशन बताया, डीजी साहब ने जो कहा है कि जो एरिया मान लो कोई कोविड पॉजिटिव या सस्पेक्ट आ भी जाता है तो उसको डिसइंफेक्ट करके दोबारा स्टार्ट किया जाता है। दिस इज वेरी गुड सजेशन। अभी हो क्या रहा है कि एक पेशेंट आता है तो उसको परमानेंटली मतलब कुछ दिनों के लिए बंद कर देते हैं, तो ये ठीक है। अगली बार से अगर कोई आ भी जाएगा तो उस एरिया को डिसइंफेक्ट करके जल्द से जल्द 4 घंटे में 6 घंटे में करके उसको दोबारा से स्टार्ट किया जाएगा। ये बिल्कुल आपका सुझाव बिल्कुल सही है। सर मेरा आपसे 1-2 रिक्वेस्ट और भी थी। अभी जो दिल्ली के अंदर ये कोविड से रिलेटेड भी छोटा सा है, जो हमारे कंटेनमेंट जोन्स हैं सर, वहाँ पे सारा हमारा जो पूरा ऑफिसर्स हैं, डीएम्स लगे हैं, एसडीएम लगे हैं, पूरा स्टाफ लगा हुआ है, पुलिस भी लगी हुई है, बट वहाँ पर कंटेनमेंट जोन के अंदर पब्लिक का बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट है। उसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पैरामिलिट्री फोर्सेज या पुलिस को ज़्यादा से ज़्यादा लगवाइएगा। वहाँ पर कंटेनमेंट में देखिएगा दीनपुर विलेज है, निजामुद्दीन वेस्ट है, मदनपुर खादर है, जहांगीरपुरी, पांडव नगर, चांदनी महल, फुलबंगश, सब जगह ऐसा लग रहा है कि वो बाहर से पेरीमीटर तो बंद हो गया, परंतु अंदर तो ऐसा लग रहा है जब कोई मतलब लॉकडाउन से भी ज़्यादा खुला वहाँ पर है। तो अगर दिल्ली के अंदर ऐसा अचानक स्पर्ट आया, जो कि हम एक बार झेल चुके हैं निजामुद्दीन के अंदर मरकज में जो देखा हमने, कहीं ऐसा नहीं हो जो कंटेनमेंट जोन में से अचानक निकल के हजारों केस एक ही जगह से निकल के आ रहे हैं। तो उसके लिए मैं आपसे बहुत ही विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे को पैरामिलिट्री फोर्सेज एक्स्ट्रा मुहैया कराई जाए इसको करने के लिए। और सर मैं आपने आज 50,000 हमारे को रैपिड किट देने का लिया है, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। परंतु मेरा ये कहना है 50,000 से दिल्ली में क्योंकि 63 कंटेनमेंट जोन्स हैं, उसमें लगभग 20 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं। अगर 15% लोगों को भी मैं टेस्ट करता हूँ तो कम से कम मुझे 3 लाख किट चाहिए। तो सर 3 लाख किट का जल्द से जल्द मुझे इंतजाम करा दीजिएगा। और तीसरा सर पीपी किट्स का बड़ा समस्या आ रही है, जिससे भी हम बात करते हैं कहते हैं कि सरकार को हम सप्लाई कर रहे हैं, तो सर कम से कम 2 लाख पीपी किट्स हमारे इमीडिएटली करा दीजिएगा। ये 3 चीज़ें आप हमारी करा देंगे तो हमें बहुत ही आपसे मतलब मैं आपका धन्यवाद करूँगा। आप करा रहे हैं, आपने 50,000 किट मुझे रैपिड दी हैं आज, उसके लिए धन्यवाद। और आप लोगों ने 23,000 पीपी किट्स भी दी हैं, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और मैं चाहूँगा कि 2 लाख पीपी किट्स, 3 लाख हमारे को रैपिड किट्स और एक पैरामिलिट्री फोर्सेज इसके लिए कंटेनमेंट जोन को सख्ती से लागू जा सके। इससे मुझे लगता है एलजी साहब भी सहमत होंगे, क्योंकि वहाँ पर हमारे साथ दिल्ली की पूरी पुलिस स्ट्रेस्ड है और दिल्ली के अंदर इतने ज़्यादा केसेज हैं कि उतना वो पूरी फोर्स लगाने के बावजूद भी इतना कर नहीं पा रहे हैं। उसके लिए हमें अलग से फोर्स चाहिए। तो ये मेरी 3 रिक्वेस्ट है आपसे। धन्यवाद। मैं आपके कुछ इश्यूज़ के बारे में बाद में एक साथ ही बोलूँगा। एलजी साहब ज़रा अपना मार्गदर्शन कर दें सभी एमएस को दिल्ली के। थैंक यू वेरी मच सर। आपने बिल्कुल ठीक ही कहा कि किसी पेशेंट का पर्टिकुलरली जो ऐसी इमरजेंसी की सिचुएशन में आता है कि सीरियस बीमारी के लिए, तो उसको टर्न डाउन तो नहीं करना चाहिए, टर्न आउट तो नहीं करना चाहिए। अब दिल्ली ने अपनी स्ट्रैटेजी में 2 हॉस्पिटल्स को, जैसा अभी माननीय मंत्री जी ने कहा, स्वास्थ्य मंत्री जी ने दिल्ली के, कि हमने एलएनजेपी को और राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी को 2 कम्प्लीटली डेडिकेटेड बनाया है। मुझको डीजीएचएस साहब का स्टेटमेंट के बाद ऐसा लगता है कि शायद, आई डू नॉट नो, आई डोंट वांट टू कमिट, ये हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब और हमारी हेल्थ सेक्रेटरी दिल्ली की वो देखे हैं कि अगर वहाँ पे कुछ अदर इमरजेंसी सर्विसेज, जैसे डीजीएचएस साहब ने कहा कि आप एक जोन बना दें, उसको सेग्रीगेट कर दें। आई डू नॉट नो वेदर इट इज़ प्रैक्टिकल और नॉट, बट एटलीस्ट, क्योंकि एलएनजेपी हॉस्पिटल ऐसा है जहाँ सब कोई पहुँचता है, फर्स्ट हॉस्पिटल ऑफ कॉल तो बन ही जाता है वो। अगर हो सकता है तो वेरी गुड, अगर नहीं हो सकता है तो लेट इट बी ओनली कोविड, देन वी विल हैव टू देन एडवर्टाइज कि ये 2 बड़ी अच्छी तरह से लोगों तक
पहुंचाना चाहिए सारे मीडिया से कि ये 2 हॉस्पिटल अब डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स हो गए हैं, जिससे के लिए वो हॉस्पिटल से हॉस्पिटल उनको ना जाना पड़े, उस 2 को फिर वो नहीं जाएंगे। इन दोनों में से कुछ एक काम तो हमें करना पड़ेगा। जिनको शिफ्ट करना है उनको इन ए टाइम बाउंड मैनर वी शुड नॉन कोविड को फिर इन 2 हॉस्पिटल से हटा देना चाहिए। आज की तारीख में थोड़ा कंफ्यूजन है, हमने बना लिया है डेडिकेटेड, लेकिन अभी शायद नॉन कोविड लोग वहाँ से शिफ्ट नहीं हुए हैं। अगर हो गए तो मुझे बता दें, अप टू डेट मुझे पास इंफॉर्मेशन के हिसाब से अभी शायद नहीं हुआ है, तो इसको करा देना चाहिए। जहाँ तक रही बात किट्स वगैरह की, पीपीईज की, ये रिक्वायरमेंट है। अब इस वक्त रिक्वायरमेंट तो बहुत ज़्यादा है। मैं भी माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से कहूँगा कि जितना कुछ आप हमारी मदद कर सकते हैं अवश्य करें, क्योंकि हमारा नंबर बढ़ रहा है और अब कंटेनमेंट जोन के प्रॉब्लम्स अब सामने आ रही हैं, जिसको हमें रिजॉल्व करना है, हम करेंगे। लेकिन उसमें जितना आपकी तरफ से इन रिसोर्सेज का मदद हो जाएगी, दैट विल बी ए ग्रेट हेल्प। और बाकी तो आई गेस वी आर अवेलेबल, आप जब भी दोबारा पूछेंगे बताना चाहेंगे। लेकिन एक चीज़ जो मैं ज़रूर कहूँगा हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी दिल्ली के और मेडिकल सेक्रेटरीज वगैरह को, कि देखिए एक प्रोटोकॉल बना हुआ है कोविड के पेशेंट्स का भी, तो ये हमें देखना चाहिए कि क्या उस प्रोटोकॉल के हिसाब से पेशेंट्स को शिफ्ट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद अभी हम ये पूरा स्ट्रिक्टली ऐसे नहीं कर पा रहे हैं, इस पे भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। बस मैं इसके साथ ही एक बार आपको थैंक्स करता हूँ, आपने ये ट्रबल की, एंड वी वुड ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू योर गाइडेंस एंड सपोर्ट। बाकी सब तो कर रहे हैं अपनी तरफ से। मालूम है कि काफ़ी लार्ज स्केल पे रिसोर्सेज की ज़रूरत है, और हम लोग चाहे जितना भी करें शायद हमेशा कम ही रहेगा, लेकिन फिर भी लेट अस होप फॉर द बेस्ट। सर पहले तो मैं एलजी साहब को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि दोनों हॉस्पिटल से सभी पेशेंट्स को ऑलरेडी शिफ्ट किया जा चुका है। अभी उनके अंदर नॉन कोविड एक भी पेशेंट नहीं है, पहली चीज़। और सर दूसरी चीज़ ये है कि जो प्रोटोकॉल था वो सिर्फ प्रोटोकॉल जो मरकज से 550 लोगों को अचानक रात को निकालना पड़ा, उस टाइम पे टूटा था। अदरवाइज उसको फॉलो किया जाए। जो केंद्र सरकार की जितनी भी डायरेक्शन है वी आर फॉलोइंग ईच एंड एवरी डायरेक्शन। 550 लोगों को जो ट्रांसफर किया गया था अचानक, अब वो काफ़ी ठीक हो रहे हैं, तो उनको जल्दी जल्दी छोड़ दिया जाएगा। और आगे से हम बिल्कुल फॉलो करेंगे जो प्रोटोकॉल सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है। कोविड केयर सेंटर, कोविड हेल्थ सेंटर एंड कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल, 3 लेवल के हॉस्पिटल बनाए हैं। तीनों को वी विल फॉलो इन लेटर एंड स्पिरिट। और ये बहुत ही अच्छा जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है, हम उसको एग्री कर रहे हैं बिल्कुल। अभी हुआ क्या कि कुछ पेशेंट्स को हम शिफ्ट कर सकते थे, परंतु वो उनके एक टेस्ट नेगेटिव आ चुका है, तो सेकंड टेस्ट नेगेटिव 1 या 2 दिन में आ जाएगा, तो वो डायरेक्टली हम छुट्टी कर देंगे। अब दूसरे सेंटर में शिफ्ट करने से कोई फायदा नहीं होगा। 2 या 3 दिन में बिल्कुल इसको लागू कर देंगे 100%। देखिए, जो ब्रॉडली सारी बातें हमारी हो गई हैं, इवन एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटिशन, मैं दोबारा से ये रिपीट करना चाहूँगा कि आज सभी हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स और जो हमारे बड़े इंस्टीट्यूशंस में जहाँ डायरेक्टर्स हैं वो यहाँ से प्लेज करके जाएं, क्योंकि जो अकाउंटेबिलिटी है उनकी है। उनको ये सुनिश्चित करना है कि इमरजेंसी में कोई भी मरीज़ जो आएगा, आज की परिस्थिति में भी आएगा, उसका पूरा इलाज हमें करना है, उसको सारी की सारी सुविधाएं देनी है। एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में उसको भेजने की प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। और दोबारा से कहना चाहता हूं कि ब्लड की कमी के कारण कोई भी हमारा जो पेशेंट है, और ख़ासकर थैलेसीमिक्स वगैरह, उनको सफ़र करने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। एमरजेंसी सर्जरीज़ जो हैं उनके लिए भी ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए वॉलंटरी ब्लड डोनर्स को हम किस प्रकार से अपने रीजनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेंटर्स और साथ में रेड क्रॉस की मदद से घर से उनको, अभी रेड क्रॉस ने व्यवस्था की है, वो गाड़ी घर पर भेजते हैं और घर से उसको बुलाते हैं। और इसी प्रकार से जो है एक मोबाइल सिस्टम क्रिएट किया है जिसमें कोई टेलीफोन करके कहता है मुझे ब्लड डोनेट करना है, मुझे बहुत समय हो गया ब्लड डोनेट किए हुए, मैं रेगुलर डोनर हूँ, तो उसके घर पे जाकर जो है मोबाइल वैन के अंदर वो ब्लड लेते हैं। अभी जो
सत्येंद्र जी ने 2-3 बातें कही हैं। एक तो उन्होंने ये एम्स, सफदरजंग इत्यादि के बारे में पूछा है, तो जानकारी के लिए जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में जो हमारा ट्रॉमा सेंटर है, ये बिल्कुल अलग बिल्डिंग है, मेन एम्स से बिल्कुल दूसरे स्थान पर है। यद्यपि एम्स और उस ट्रॉमा सेंटर के बीच में एक टनल से बहुत बड़ा कनेक्शन है, लेकिन वो बिल्कुल अलग है। वो जो ट्रॉमा सेंटर है उसको हमने डेडिकेटेडली उसके लिए कोविड के लिए बनाया, वहाँ पर सिर्फ कोविड के पेशेंट एडमिट होते हैं। ऐसे ही एम्स झज्जर के अंदर भी जो है हमने जो है एक्सक्लूसिव फैसिलिटी जो है ये कोविड वगैरह के लिए बनाई है। वो मैं खुद देख कर भी आया हूँ, बहुत एकदम स्टेट ऑफ द आर्ट सर्विसेज वहाँ पर दी जा रही हैं। इसी तरह से सफदरजंग में एक 500 पेशेंट्स के लिए बिल्कुल एक्सक्लूसिवली अलग बिल्डिंग, जो लेटेस्ट बिल्डिंग वहाँ डेवलप हुई, जहाँ की सुपर स्पेशलिटीज़ वगैरह विकसित थी, उस सबको ख़त्म करके सड़क से भी बाहर का पूरा रास्ता अलग है उस स्थान तक आने का, उसको जाने का। वो भले ही कहने के लिए सफदरजंग का पार्ट है, बट फॉर फिज़िकली वो बिल्कुल एकदम उसी तरीके से अलग है। ऐसे ही डॉक्टर RML हॉस्पिटल के अंदर जो उसका ट्रॉमा सेंटर है, जो कि बाकी मेन बिल्डिंग से बिल्कुल अलग है, उसको एक्सक्लूसिवली हमने इसके साथ जोड़ा है। जो लेडी हार्डिंग है वहाँ ज़रूर थोड़ा सा एक, क्योंकि वो एकदम कॉम्पैक्ट सा हॉस्पिटल है, वहाँ उसको खासकर बच्चों की और मैटरनिटी की इन सब सर्विसेज के कारण उसमें थोड़े बेड्स हैं वो सिर्फ अलग किया गया है। इसलिए जहाँ पर भी ये संभव है ये सारी की सारी फैसिलिटी की गई हैं। अभी आपने किट्स का जिक्र किया है, तो रैपिड जो टेस्ट की जो किट्स हैं इसके बारे में पहली बात तो आपको भी ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये इसके कारण बहुत ज़्यादा बड़ी होप इसलिए नहीं रखिए कि ये एंटीबॉडी टेस्ट जो है ये कोई पॉजिटिव को जानने का टेस्ट नहीं है। अभी इसके बारे में बहुत सारी स्टडीज़ है, रिसर्च है। एंटीबॉडीज़ 2 प्रकार की डेवलप होती हैं, 7वें, 8वें, 10वें, 12वें दिन के बाद डेवलप होती हैं। उसके अंदर वो डिटेक्ट होने के बाद भी उसका जो इंटरप्रिटेशन है दैट इज़ ऑल्सो ए कम्प्लेक्स इशू। फिर भी हम लोगों ने इसको एंटीबॉडी टेस्ट को भी, क्योंकि दुनिया के कई देशों में इसको शुरुआत किया गया है, इसको हम लोगों ने शुरू किया। अभी जो पहला लॉट हमको भी विदेशों से मिला 5 लाख, वो सारे देश के लिए 5 लाख किट्स मिले। उसमें से भी हम लोगों ने सबसे पहले दिल्ली को 50,000 दिया है। और आने वाले समय में भी चाहे वो एंटीबॉडी के लिए किट्स हैं, चाहे वो PPEs हैं, चाहे 95 मास्क इत्यादि जो भी है, हम किसी भी चीज़ में दिल्ली को वंचित नहीं रखेंगे। पर्याप्त मात्रा में हमारा पूरा प्रयास है कि हम सारे सुविधाओं को देश के लिए उपलब्ध कराएं। आज PPE बनाने वाले भी जो एक भी यहाँ पर व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि सारा कपड़ा चाइना से आता था। आज हम 57 लोगों को भारत के अंदर तैयार कर पाए हैं और अभी 2-4 दिन के अंदर 10 लाख से ज़्यादा हमको मिलने वाले हैं। फिर उसके बाद हर हफ्ते जो है एक 7-8 लाख मिला करेंगे। यानी हर एक चीज़ की एडवांस्ड हमने सब प्रकार की व्यवस्थाएं की हुई हैं। ये ज़रूर आप सुनिश्चित करिए कि अभी तक भी बहुत लोगों को ये क्लैरिटी नहीं है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने डिटेल्ड गाइडलाइंस इस बारे में अपने वेबसाइट पर रखी हुई हैं कि किसको PPE का इस्तेमाल करना है, किसको N95 मास्क का इस्तेमाल करना है। हम देखते हैं कि जो कभी कभी सड़क के ऊपर भी जो लोगों को सिर्फ सड़क पे ही रहना होता है वो भी N95 मास्क लगाकर घूम रहे होते हैं, या अस्पताल के अंदर भी इतने सारे सेक्शंस हैं वो जो है PPE को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप सब ये भी सुनिश्चित करिए कि जो गाइडलाइंस हैं उनको गाइडलाइंस को जो रेलेवेंट लोग हैं वो निश्चित रूप से उसको पढ़ लें, पढ़कर उसको जो है इम्प्लीमेंट हमारे सिस्टम में हम किस प्रकार से कर सकते हैं। अभी ये एक पत्र भी है, ये आप लोगों के पास दोबारा भी रिमाइंडर भेज देंगे। हेल्थ सेक्रेटरी ने भी इसके बारे में जो है सभी प्रिंसिपल सेक्रेटरीज़ को डिटेल में ये सारी बातें लिखी हैं। पहले आज की मीटिंग सिर्फ रिमाइंडर है, ये कोई नई बात हमने यहाँ नहीं की है, क्योंकि लगातार इस प्रकार की शिकायतें आ रही थी, इसलिए ज़रूर ये मीटिंग की गई है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि LG साहब भी सुपरविज़न करेंगे, हेल्थ मिनिस्टर भी सुपरविज़न करेंगे, जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं वो निश्चित रूप से सारे अस्पतालों के साथ कोऑर्डिनेशन रखेंगी दिल्ली की। और मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स जो आज इस मीटिंग में आए हैं, सभी लोगों से और ख़ासकर MCD के सभी कमिश्नर से मेरा दोबारा से ये निवेदन है कि किसी भी एक भी नॉन कोविड मरीज़ को दिल्ली में आप इलाज से वंचित ना होने दें। जब भी इमरजेंसी सिचुएशन में वो आता है 24 घंटे में उसका पूरा इलाज जैसे पहले होता था उसी तरीके से उसका पूरा इलाज
होना चाहिए और किसी भी ज़रूरतमंद को इस समय पर भी जो है रक्त की कमी से हमको किसी भी कीमत पर जो है तकलीफ़ नहीं होने देनी है। ये हम सबका सामूहिक कर्तव्य है। हम कोविड के ख़िलाफ़ को लड़ाई को भी गहराई से लड़ते रहेंगे और पहले की तरह अपने बाकी मरीज़ों को भी जो स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करानी है और विशेषकर इमरजेंसी सिचुएशंस में वो कराते रहेंगे। आप सब एक शॉर्ट नोटिस पे आज इस मीटिंग के अंदर आए हैं, इसके लिए मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और हम लोग जहां जहां कोई हमारे पास भी जानकारी आएगी तो तुरंत हम उस मेडिकल सुपरिटेंडेंट से बात करेंगे यहाँ से, और डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज को भी हम कह रहे हैं कि इसको वो यहाँ से भी जो है व्यक्तिगत तौर पर इस विषय को मॉनिटर करें। हमारे स्पेशल सेक्रेटरी जो अभी सीनियर मोस्ट यहाँ पर हेल्थ सेक्रेटरी के बाद संजीवा जी भी यहाँ पर अभी बैठे हैं, वो भी सारी बात सुन रहे हैं। ये डॉक्टर गढ़पाले भी हैं यहाँ पर, इतने जॉइंट सेक्रेटरी सुनील कुमार, सारे लोग हमारे सीनियर लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये सब लोग मिलकर जो है और दिल्ली सरकार के साथ अपना पूरा कोऑपरेशन के साथ इस विषय को मॉनिटर करेंगे और हम सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी मरीज़ को दिल्ली में तकलीफ़ ना हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। देखिए, बहुत समय से मैं दिल्ली में इस तरह की शिकायतों को ट्विटर पर और अखबारों में भी पढ़ता रहता था, जिसमें कि जिन मरीज़ों को इमरजेंसी में इलाज की आवश्यकता है, मान लीजिए किसी का डायलिसिस होना है, किसी की डिलीवरी का इशू है, किसी के बच्चे की तकलीफ़ है, किसी को कैंसर का ज़रूरी इलाज कराना है, किसी के साथ कोई इमरजेंसी हो गई है, एक्सीडेंट हो गया है, फ्रैक्चर हो गया है, हेड इंजरी हो गई है, तो इमरजेंसी सिचुएशंस वाले मरीज़ों को भी कई जगह पे अस्पतालों में इस इलाज से वंचित करने की शिकायतें मिलती थी। एक अस्पताल दूसरे अस्पताल में रेफ़र करता था। तो आज और इसी तरह से ब्लड की, यानी जो थैलेसीमिक पेशेंट्स हैं या दूसरे सिकल सेल एनीमिया या जिनको रेगुलरली ब्लड डोनेशन के माध्यम से ब्लड की आवश्यकता पड़ती थी, उनके बारे में भी बहुत जगह से ये कंप्लेंट्स आती थी कि उनको ब्लड नहीं मिल पा रहा है। उसके लिए हमने कुछ दिन पहले यहाँ रेड क्रॉस के साथ भी मीटिंग की थी और ये व्यवस्था किया कि रेड क्रॉस और हमारे रीजनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेंटर्स के माध्यम से जो वॉलंटरी ब्लड डोनर्स हैं, उनको घर से भी अगर हमें अपनी गाड़ी में बैठाकर लाना है तो उनको लाके ब्लड डोनेशन कराया जाए, या मोबाइल वैन्स के माध्यम से उनका ब्लड डोनेशन जो है उनके घर के पास किया जाए। एक व्यवस्था वो हम लोगों ने पहले से क्रिएट की थी। आज दिल्ली के सभी मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स, चाहे वो भारत सरकार के अस्पताल थे, चाहे वो दिल्ली सरकार के अस्पताल थे, चाहे वो दिल्ली की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से जुड़े हुए अस्पताल थे, उनको हमने बुलाया था। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में बुलाया था, दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय को यहाँ पर बुलाया था, और साथ में जो दिल्ली के जो स्वास्थ्य के अधिकारी हैं, और सबको हमने ये कहा है कि कोविड-19 के मरीज़ों का कोविड-19 अस्पतालों में अच्छी तरह से इलाज करना, उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना, उनके लिए सर्वेलेंस करना, उनका सब प्रकार का जो व्यवस्था है उसकी सारी गहराई में जाना, वो इम्पॉर्टेंट है। लेकिन उतना ही बराबर इम्पॉर्टेंट है कि नॉन कोविड का जो मरीज़ है, जिसको कोविड की बीमारी नहीं है, कोरोना वायरस की बीमारी नहीं है, और जिनके लगातार वो बीमार रहते हैं, क्रोनिक इलनेसेस हैं, उनको दूसरी तकलीफ़ें हैं, उनको किसी भी कंडीशन में हमें उनको इलाज से वंचित नहीं होने देना है। उनकी बेस्ट पॉसिबल केयर उसी प्रकार से जैसे हम पहले करते थे अपने अस्पतालों में, अपनी इमरजेंसीज़ में हमको करनी है। हमने उनको ये भी बताया कि जहाँ आज की परिस्थिति में जो घर से निकलकर अस्पताल तक जा रहा है, इसका मतलब कि उसकी वास्तव में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, क्योंकि लॉकडाउन है, आवागमन की व्यवस्थाएं नहीं है, फिर भी कोई अगर अस्पताल में जा रहा है तो वो बहुत ज़रूरी है। तो यद्यपि
डिजिटल मेडिसिन है, डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन है, टेली मेडिसिन की गाइडलाइन है, ये सब चीज़ें हमने नोटिफाई की हैं। और फिर फार्मेसी से कोई दवा को भी जो है उनके घर पे डिलीवर कर सकता है, ये सारी व्यवस्थाओं को कानूनी किया है। लेकिन जिसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट लेना है, ऑपरेशन होना है, ऑब्जर्वेशन होना है अस्पताल की इमरजेंसी में, वो तो टेलीफोन से नहीं हो पाएगा। इसलिए किसी को भी किसी भी मरीज़ को वंचित करने का इलाज से अधिकार नहीं है। ये सारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स को हमने बताया है। और अगर आगे से इस प्रकार की कोई भी हम लोगों को शिकायतें मिलती हैं तो उसके लिए फिर एक अकाउंटेबिलिटी सिस्टम के अंदर फिक्स की जाएगी, और जो लोग इस जिम्मेदारी में कोताही करेंगे उनके खिलाफ़ जो है फिर सरकार को थोड़ा सख्ती का रुख अपनाना पड़ेगा।